राजस्थान का एकीकरण। हाँ, इसमें देखेंगे हम। देखो, राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था और देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। देखो, जब देश आजाद हुआ था उस समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। जब देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो राजस्थान में 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब दिक्कत क्या थी हमारे सामने? देश आजाद तो हो गया, लेकिन राजस्थान का एकीकरण कैसे किया जाए, इसको राजस्थान का निर्माण कैसे किया जाए, राजस्थान को एक कैसे किया जाए? 19 रियासतें, 3 ठिकाने हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राज्यों का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलवाया। देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले की बात है ये, 1 साल पहले की बात है, लगभग 13 महीने पहले की, 14 महीने पहले की। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। देखो, उदयपुर के मेवाड़ जिसको कहते हैं, पहले ये मेवाड़ कहते थे इसको, आज ये उदयपुर है। उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, ये सब पहले क्या था? मेवाड़। तो यहाँ का महाराणा था साहब भूपाल सिंह, उसने राजस्थान, गुजरात और मालवा इनके राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलवाया, जिसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित हुए और इन्होंने एक प्रस्ताव उनके सामने प्रस्तुत किया, एक योजना प्रस्तुत की, और वो था राजस्थान संघ की, जिसमें सभी राजा महाराजा जो 22 की 22 थे, उन्होंने कहा हम इस पर विचार करेंगे। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन 23 मई 1947 को, देश आजाद होने वाला 1947 में, ये मई की बात है, अगस्त में हुआ, उससे 2-3 महीने पहले, उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी थी, हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समक्ष नहीं हैं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर टी कृष्णाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ को सौंप दिए जाएं और शेष विषय इकाइयों के पास रहें। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल यह है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती, वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाएं। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। अब बारी आई ऐसा मत्स्य संघ। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। देखो, मामला क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ हमारा भारत देश, तो अंग्रेजों ने और
एक दूसरे राष्ट्र के निर्माण की घोषणा कर दी, एक दूसरा राष्ट्र बना दिया, और वो था पाकिस्तान, जो कि केवल मुस्लिम धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए था। और उन्होंने कहा कि जो आप चाहो तो पाकिस्तान में रह सकते हो, और आप चाहो तो हिंदुस्तान यानी भारत में रह सकते हो, और चाहो तो अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर सकते हो। तो मामला क्या हुआ, जो पाकिस्तान का आबादी वाला क्षेत्र था, जिसका नाम पाकिस्तान रखा उन्होंने, उसमें हिंदू जाति के गैर मुसलमान धर्म के लोग थे, उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया, उनके साथ बड़ा जुल्म होने लग गया, मारकाट हुई, खून खराबा हुआ और भगदड़ मच गई। उसी प्रकार हमारे भारत देश से भी और मुस्लिम धर्म को मानने वाले अर्थात मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान की तरफ रुख करने लग गए। तो ऐसे दंगे भड़के, खून खराबा हुआ, मार मार करके, काट करके, और उनको इस तरीका से यातना दे करके यहाँ से वहां भगा रहे थे, वहां से भी यहाँ भग करके लोग आ रहे थे। तो ये एक ऐसा सांप्रदायिक दंगा था कि जिसमें खून की नदियां बह करके जाने लग गई हैं। क्या आप सोच करके देखो, क्या देश के लोगों ने इसी वजह से, इसी आजादी के लिए बलिदान दिए थे? क्या भगत सिंह यही आजादी चाहते थे? क्या चंद्रशेखर जी यही आजादी चाहते थे? क्या राजगुरु यही आजादी चाहते थे? क्या सुभाष चंद्र बोस जी यही चाहते थे कि भारत को ऐसी आजादी मिले? नहीं चाहते थे ने। उन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी देश को आजाद कराने के प्रयास में। इतने प्रयास किए उन्होंने बेचारे ने, और जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने आजादी की घोषणा की, स्वतंत्रता की घोषणा की, तो आजादी कैसे मिली हमको? भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। इस तरीका से निर्मम हत्याएं की गई, लाश की लाश के ढेर हो गए, खून की नदियां बहने लग गई। ऐसा भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण संप्रदाय दंगे भड़के, जिसकी हम आज की तारीख में भी उनको याद करते हैं, उनको सुनते हैं, तो आज भी हमारा हृदय इतना दुखी होता है, इतना व्यथित होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकी। जब ये दंगे भड़के तो हमारे अलवर में भी, हमारे भरतपुर में भी, यहाँ से भी लोगों को जबरदस्ती मार काट करके भगाया जाने लगा। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर को और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जब भारत सरकार को थोड़ी सी ये भनक लगी कि अलवर का शासक ही इन दंगों को भड़का रहा है, तो उन्होंने उसको वहां बुला लिया और दिल्ली में नजरबंद करवा दिया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों में उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ है। इससे पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने के योग्य नहीं थी। अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बनाया। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत के मंत्री एन.वी. गाडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उपराज प्रमुख महाराजा करौली बनाए गए। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। भैया, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ मत्स्य संघ
18 मार्च 1948। कौन कौन सी रियासतें? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 रियासतें थी। किसमें थी? मत्स्य संघ प्रथम चरण में। ठीक है सर। दूसरा राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ में कौन कौन सी थी? ये बनी का दूसरा संघ 3 मार्च 1948 को। और इन्होंने राजस्थान में एकीकरण में शामिल हुए। ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा। ये दूसरा चरण हो गया। ये कौन सा चरण हो गया? दूसरा। रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत नहीं थे। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही यह संघ अस्तित्व में आया। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोविनेंट, यानी कि एक विलय पत्र होता है कि हम विलय कर रहे हैं, एकीकरण में शामिल हो रहे हैं, पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर कर दिए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। भैया ये पूछा जा सकता है, तो ये बांसवाड़ा का शासक था, महारावल था चंद्रवीर सिंह, उसने कहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है विशेषता। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कंपटीशन में तो पूछे ही जाते हैं, वैसे भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब बारी आती है मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। अभी मेवाड़ नहीं हुआ था, अब फिर मेवाड़ देखो आएगा। अभी बात कर रहे थे कि मेवाड़ आ जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन आया नहीं। नंबर 3, मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। किसका विलय? मेवाड़ का। मैंने बताया आपको मेवाड़ कौन कौन से हैं।
5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविप्लव पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्त अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरी अवसर के इंतजार में था ही। रियासती विभाग ने यह नीति बना ली कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रिवियर्स नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रिवियर्स की मांग की गई। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रिवियर्स, 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च करने के लिए देना स्वीकार कर लिया। उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिया। मतलब जब तक जीवित रहोगे, जब तक आप राजस्थान के क्या रहोगे, राज प्रमुख। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई। इतनी रियायतें मतलब इतनी छूट, इतनी सुविधाएं पहले और किसी को नहीं दी गई जो अब तक शामिल हो गई हैं। मेवाड़ का प्रतिनिधिमंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई। अतः वीपी मेवन ने महाराज कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराज कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं एवं कई राजा महाराजा व अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। अतः समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराज कोटा का तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एन.वी. गाडगिल ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराज कोटा को राज प्रमुख एवं गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवाई। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिकलाल वर्मा को मनोनीत किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि अपने पद की शपथ ले लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभागों में से सलाह कर लें। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ ही साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छानुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य सरकारें 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन, दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। अगला पॉइंट है बृहद राजस्थान का निर्माण। बृहद राजस्थान का निर्माण
और इसको पढ़ाएंगे अब तुम्हारे लिए कल। जय हिंद, जय भारत।